हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर से हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल 13 तक कर दिया था, अब मैं 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पर लेक्चर में मैं 13 क्वेश्चन लगा लूंगा। 13 क्वेश्चन के एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे कि सो दैट कि हमारी प्रिपरेशन 13 13 और यू कैन से 13 13 करके होए। ठीक है, तो पर डे के हम 13 क्वेश्चन करेंगे। रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चन को ढंग से आप भी प्रैक्टिस करें, सो दैट आपके अंदर भी एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो 16 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग के, वो आपके गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से कहता है द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस आर। ये ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो इसलिए यहीं से ही मैंने स्टार्ट करा है। तो कहता है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर जिनका नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला जिनका सेम ना हो। तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो अगर ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो फोर्स होता है वो होता है mlt-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, तो वी कैन राइट ml/t-2। वर्क का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली क्वांटिटी तो नहीं है जिसका सेम डायमेंशन फॉर्मूला ना हो। ठीक है ना। तो मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट देते हैं। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये ml/t-1 बन जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों एच होता है, ये E/न्यू होता है। तो E होता है ml/t-2 और फ्रिक्वेंसी होता है t-1। तो वी कैन राइट ml/t-1। तो मतलब यहाँ पर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वन ऑप्शन ही करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ हबल्स कांस्टेंट, तो ये एक आपके लिए नया क्वेश्चन है जिसमें हबल कांस्टेंट के बारे में बताना है। तो हबल्स कांस्टेंट होता क्या है? ठीक है, तो जैसे अकॉर्डिंग टू द हबल्स लॉ, हबल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ अ गैलेक्सी होता है, ऑफ अ गैलेक्सी बच्चों, वो क्या होता है? v। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो एच आर हो जाता है। तो एच जो है वो हबल्स कांस्टेंट है, विच इज इक्वल्स टू v बाई आर। अब v क्या होता है? दैट इज L t-1। और r जो होता है वो डिस्टेंस है, तो ये t-1 बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आता है बच्चों? दैट इज ए ऑप्शन आ गया। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ऊपर वाले में कौन सा करेक्ट था बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर नजर आ रहा है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन रिटर्न इन एसआई यूनिट्स इन केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर पर स्क्वायर पर क्यूब पर सेकंड का क्यूब। ठीक है ना। तो ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट ये है। पहला है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये एक जेई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो इन चारों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे? सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं पढ़ूंगा तो V = IR होता है। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, V किसकी बराबर है? पोटेंशियल। और I मतलब करंट, ये आपने 10th में पढ़ रखा है। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये बेटा I इज कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए निकालूंगा तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट जूल बन जाएगी, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हो जाएगा चार्ज के लिए कूलम। कूलम के लिए कितना होता है? 80। और यहाँ पर बन जाएगा करंट। करंट के लिए यू कैन राइट ए। ठीक है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये एस डिस्प्लेसमेंट है, इसको ऐसे ही लिख लेने दो। A² T हो गया नीचे। मास के लिए यू कैन राइट kg। एक्सेलरेशन के लिए यू कैन राइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डॉट लगाना है, फिर 1 सेकंड आ जाएगा। नीचे हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। और टी फॉर ये 80, मतलब टी जो है यहाँ पर क्या होता है? चार्ज के लिए टाइम होता है। ठीक है ना। अच्छा,
अब मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर एस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा केजी, मीटर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। अब एम्पियर का स्क्वायर है तो ऊपर जाके एम्पियर की पावर -2 हो गई। अब टाइम जो है वो सेकंड होता है, तो इसको मैं कट करके सेकंड लिख सकता हूँ, तो एस की पावर -3 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ही हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो यहाँ पर था दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस जो होता है बेटा एल होता है, फाई इक्वल्स टू एल आई होता है। फाई इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, आई यहाँ पर जो है करंट है, एल जो है इंडक्टेंस है। कैपेसिटेंस के लिए बेटा सी होता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, और सी जो होता है वो क्यू बाई वी बन जाता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यहाँ से भी आप ये निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा फाई, वो होता है बी इंटू ए, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है वो एरिया है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने तो फाइंड आउट कर लिया, आप भी चेक करें। द यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर, यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो ई जो होता है बच्चों एच न्यू होता है, जिसमें एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच जो हो जाएगा वो ई बाय न्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ई जो होता है एनर्जी होता है, एनर्जी जूल होती है, और फ्रिक्वेंसी हो जाए उसका पर सेकंड होता है, तो जूल सेकंड होती है इसकी यूनिट। तो ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट, आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। आई रिक्वेस्ट कि इसको करने की कोशिश करें। तो कहता है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्जन है, दैट इज वन सिस्टम की अनदर सिस्टम में, है ना। किलोमीटर किलो न्यूटन है, टाइम सेकंड में है, तो हमें मास के बारे में बताना है। कर सकते हो बच्चों, ट्राई करो। तो अब मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। अब आपको बोला है यूनिट ऑफ मास बताना है। फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, तो इसका शॉर्टकट मेथड है, दैट इज फोर्स क्या होता है, सबसे पहले लिख लो MLT-2। हमें लेंथ की बात कर रखी है, फोर्स की बात कर रखी है, टाइम की बात कर रखी है, हमें मास की बात नहीं कर रखी। तो मास पे मैंने इस तरीके से डॉट बना दी। तो मास को निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, एफ अपॉन में LT-2 लिख दिया, है ना। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अब इसे। फोर्स के लिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन। लेंथ के लिए यहाँ पर कितना है, 1 किलोमीटर है, तो यहाँ 1 किलोमीटर लिख दो। टाइम के लिए कितना है, 100 सेकेंड है, तो यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया, सेकेंड के टर्म्स में -2 पावर लगा दी। अगर यहाँ तक आपका बनता है तो 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन हो गया, है ना। 1 किलोमीटर कितना बन जाएगा, 1000 मीटर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब सेकेंड्स की है यहाँ पर, 1 अपॉन है 100, 10 की पावर 2 की पावर -2 है, तो ये -4 जाके ऊपर कितना हो गया, +4 हो गया, और नीचे सेकेंड की पावर -2 हो गई। अगर यहाँ तक आपका बनता है तो 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कट जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर 10,000 के टर्म्स में बच रहा है, तो 10,000 न्यूटन सेकेंड की पावर 2 पर मीटर। और इसको रीअरेंज कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर कर दिया न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अगर आप इसको ढंग से देखें तो देखो जरा, इसको करके देखो, यू विल गेट दैट इज 10,000 kg बन जाएगा ये। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट बनता है। अगर आपका भी ये आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर इतना इतना, तो मास का जो दे रखा है 1 कुंटल दे रखा है, ठीक है। लेंथ जो दे रखी है वो बेटा 1 किलोमीटर दे रखी है, और टाइम जो दे रखा है 1 आवर दे रखा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है,
इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल टू। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके नीट लेवल और जेई लेवल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या था कन्वर्जन, दैट इज N2 जो होता है N1 M1 बाय M2 की पावर ए, L1 बाय L2 की पावर बी, T1 बाय T2 की पावर सी। अगर आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला स्कूल लेवल पे याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले फोर्स, फोर्स है ना, तो इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन फोर्स किसकी बराबर, हमें ये बताना है। तो 1 न्यूटन मतलब मुझे N1 की वैल्यू तो गिवन गया 1। अच्छा, अब मुझे मास वगैरह सब गिवन, अब मुझे एम के एस सिस्टम ऊपर आता है, नीचे सी जी एस आता है ना, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा। तो यू कैन राइट N2 जो हमें निकालना है, N1 की वैल्यू 1, मास कितना है बेटा 1 kg होता है, और नीचे जो सिस्टम M2 की वैल्यू है वो मास को 1 क्विंटल ले रखा है, तो यू कैन राइट 1 क्विंटल, है ना। और 1 क्विंटल है वो 100 किलो की बराबर होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लेंथ L1 जो होता है बेटा 1 मीटर होता है। अब 1 मीटर लेंथ हो गई, अब नीचे 1 किलोमीटर है तो ये 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पावर तो ए है, तो आपको पता है फोर्स की पावर M L T - 2 होता है, 1 1, तो ये ए होता है, ये बच्चों बी होता है, और ये पावर सी होती है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। टाइम के लिए यू कैन 1 आवर है, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 आवर, 1 आवर को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3600 सेकेंड की पावर -2। अगर ये वाला स्टेप क्लियर होता है तो इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 129.6 न्यू यूनिट बन जाएगी ये। तो 129.6 इज द ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपका भी इसी तरीके से आंसर आया होगा। और 20th क्वेश्चन कह रहा है, इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t टेकन एज फंडामेंटल यू क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो हमें मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म में इस वाले क्वेश्चन को करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस चीज की क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है उसको एक तरफ लिखिए, नीटा को एक तरफ, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये डिपेंड कर रही है पी ए टी पर, पैट। तो यू कैन राइट ए बी सी, इसकी डायमेंशनल पावर हो जाएंगी। तो बच्चों आपको पता है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML - 1 T - 1 होता है ना। अगर इतनी नॉलेज है आपको डायमेंशन फॉर्मूले की तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, सॉरी मोमेंटम पी है कैपिटल में, तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। तो यू कैन राइट मोमेंटम के लिए कितना, ML T - 1, मास इंटू वेलोसिटी की पावर ए हो जाएगी। एरिया है तो दैट इज L² हो जाएगा की पावर बी, और बेचा तीसरा टाइम है तो टाइम की पावर सी हो जाएगी। अगर यहाँ तक बन गया तो वी कैन राइट मास के लिए एक बॉक्स की पावर ए, एल की पावर कितनी हो गई A+2B हो जाएगा, और टाइम के लिए यू कैन राइट -A+C। अगर यहाँ तक बनता है तो बच्चों हो ही जाएगा। अब तो सीधा कंपेयर करना है, बड़ा आसान पार्ट रह गया। तो यू कैन राइट मास की पावर क्या है 1, यहाँ पर मास कितना है ए, इक्वेट कर दिया, -1 इक्वल्स टू A+2 भी हो गया। यहाँ टाइम की -1 है, यहाँ पर -A+C हो जाएगा, ठीक है ना। तो A=1 आ गया तो यहाँ पर पुट कर दो -1 1+2B, -2 +2B कट जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर अब C की वैल्यू चाहिए, तो A-1 हो जाएगा, A की वैल्यू 1 - 1, यू विल गेट C = 0। अगर आपका भी यही वैल्यू आती है तो दैट मीन्स कि C मतलब टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1, A के लिए आपकी -1, और टाइम की पावर 0, तो 1 - 1, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है। तो आपका भी आई थिंक यही आना चाहिए। अगर आपसे आ रहा है तो दैट मीन्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सेम यही क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ मास निकालना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको होमवर्क में दे रहा हूँ।
मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स, तीन मेन क्वांटिटीज है, हमें डायमेंशन निकालना है मास का। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर ए लिख दोगे, वेलोसिटी की पावर बी लिख दोगे, और फोर्स की पावर सी लिख दोगे। इस तरीके से आपको इक्वेट करना है, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। ठीक है, यहाँ पर के लगा देना, और के इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एनर्जी के लिए ml2t-2 की पावर ए, वेलोसिटी दैट इज lt-1 की पावर बी, फोर्स दैट इज mlt-2 की पावर सी कर देना। कंपेयर करना और आंसर निकालना। और आपका जो आंसर आना चाहिए सॉल्व करके, तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सही आना चाहिए, इसलिए रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ढंग से करना है इस चीज को। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका आंसर आना चाहिए सी के अराउंड आना चाहिए। अगर आपका आंसर सही आता है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ये पहले भी करा चुका हूँ कि एक वेंडर वॉल इक्वेशन दे रखी है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस वी इक्वल्स टू आर टी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। तो रेशियो ऑफ ए बाई बी निकालनी है। तो रेशियो ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, P को पहले L प्लस एल, एल होता है इस वाली इक्वेशन में, तो ए बाई वी स्क्वायर इक्वेट करके हम ए की डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो ये पी वी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ml-1 t-2 इंटू एल की पावर 6, तो ml की पावर 5 t-2 बन गया, तो ये तो a आ गया। सिमिलरली b निकालना है, तो v इक्वल्स टू b लिख देंगे, ये एल क्यूब हो जाएगा। तो b का डायमेंशन ये है, a का ये है, तो इसका a बाई v कर दो, हो जाएगा आंसर। अगर a बाई v कर दोगे तो a है ml की पावर 5 t-2, और v की वैल्यू है t का क्यूब। यू कैन राइट ml2 t-2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बन रहा है सॉल्यूशन, तो हमें चेक करना है कि यह क्या ये सॉल्यूशन सही है। अब आप बोलोगे यहाँ पे इसके टर्म में, यहाँ पे पी और वी के टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी और वी के टर्म में कर दो। तो यहाँ से जो ए आ रहा है उसकी वैल्यू पी वी स्क्वायर है, और बी जो है वो वी है। तो अगर आप ए बाय बी कर दोगे तो ये पी वी स्क्वायर बाय वी कर दो, ये कट जाएगा, तो पी वी आंसर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत आसान था ये तो। अगर यहाँ तक हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस वी, एक इक्वेशन दे रखी है, यूनिट ऑफ ए निकालनी है। ये आपको वीएमसी की बुक में मिलेगा। आपको वीएमसी की बुक में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो रिक्वेस्ट है करो जरा से। क्या कह रहा है ये, द यूनिट ऑफ ए निकालना है, तो पी इक्वल्स टू ए बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल प्लस एल का लॉ लग रहा है होमोजेनिटी का। तो ए जो हो जाएगा पी वी का स्क्वायर हो गया। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली है, तो कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, दैट इज एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2 आ रही है ना। तो ये ए का डायमेंशन आ रहा है। अब इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, दैट इज डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5 हमने। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, करके देखो। तो यू कैन राइट प्रेशर की यूनिट, और ये हो गया वॉल्यूम का स्क्वायर। ये तो डायमेंशन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें डाइन के टर्म में कैसे करेंगे, प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। न्यूटन किस में कन्वर्ट होता है, डाइन में, और बेटा मीटर किस में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर में, है ना। इसी तरीके से होगा ना। तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यू कैन राइट प्रेशर की जगह डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो मेरा पार्ट इतना आ गया प्रेशर की जगह। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम का स्क्वायर। तो वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज सेंटीमीटर का, मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, तो सेंटीमीटर का क्यूब का स्क्वायर। यू कैन राइट सेंटीमीटर की पावर 6, तो v की वैल्यू इतनी आ गई। तो अगर आप पी वी का स्क्वायर करेंगे तो डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 डॉट सेंटीमीटर की पावर 6, तो यू कैन राइट डाइन सेंटीमीटर की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ ए इन वैंडरवाल गैस इक्वेशन इज। ये भी बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको ये भी क्वेश्चन करना है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग ये आप ऑप्शन में कर, मतलब होमवर्क में करेंगे।
तो आपको कुछ नहीं करना, इसको एटमॉस्फेरिक जो एटीएम यूनिट है, प्रेशर के टर्म में प्रेशर की यूनिट एटीएम में भी आती है, करना है इसको, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जो ए पी पीवी स्क्वायर जो होता है वो ए के बराबर है ना। दोबारा दोबारा देख लो, ए जो है वो पीवी का स्क्वायर है ना। अब पी जो है यहाँ पे प्रेशर है, और प्रेशर के लिए आपको करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। प्रेशर नापते हैं तो एटीएम में आपको इसका आंसर निकालना है, और मोल के टर्म्स में निकालना है। तो ये आपका ऑप्शन है, होमवर्क में है, तो ये रिक्वेस्ट है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, ये लास्ट के दो क्वेश्चन, सो दैट कि हमारे 13 क्वेश्चन आज तैयार हो जाएंगे। ये हमारा सीबीएसई में आने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिक्वेस्ट है, काफी स्कूलों में ये दिया जाता है, द फोर्स इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन दैट इज ए। हमें ए डी बाय बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको याद रख लो कि अगर साइन ऑफ थीटा है, तो थीटा जो है ये एंगल होता है, और एंगल की जो डायमेंशन है वो M0 L0 T0 होती है, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। किसकी बराबर हो जाएगा बच्चों? 1 की बराबर हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, इसको जरा सॉल्व करो। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि जो एफ है वो पहले एक ए के साथ इक्वेट होगा, फिर ये इस वाली टर्म के साथ इक्वेट होगा। तो कैसे करना है हमें? सबसे पहले तो एफ इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस ऑफ बी एक्स, है ना। और एक बार एफ इक्वल्स टू सी साइन ऑफ डी ऑफ टी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब मुझे ए डी बाय बी का पूछा है, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं, तो ये वाली टर्म जो होती है वो एम्पलीट्यूड को बताती है ना। ये वाली टर्म किसको बताती है? एम्पलीट्यूड को, अगर आप लिखना चाहेंगे तो। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे यार, अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये भी तो एक टर्म है। अब ये पूरी टर्म का अगर मैं आंसर निकालूंगा कॉस थीटा, ये पूरा पार्ट क्या बन रहा है? थीटा। अब थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, आपके दिमाग में यही आएगा। तो मैं कॉस कॉस वाला जो पार्ट है, उस वाले पार्ट को सारे को मैं 1 इक्वेट कर देता हूँ। किसके बराबर इक्वेट कर देता हूँ बच्चों? 1 की बराबर इक्वेट कर देता हूँ। अगर मैं ये वाला पार्ट अगर मैं 1 इक्वेट कर देता हूँ, तो एफ इक्वल्स टू ए बचा, है ना। अगर एफ इक्वल्स टू ए बचा, तो इसका मतलब ए की डायमेंशन तो हो गई ML T-2। ठीक है। अब कॉस ऑफ बी एक्स की तरफ आओ। तो कॉस ऑफ बी एक्स में जो बी एक्स है वो एंगल है, विच इज इक्वल टू 1। तो एक्स, यू कैन से बी जो हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा, दैट इज L-1। चलो बी की भी आ गई। सिमिलरली अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो डी की भी निकाल सकता हूँ। तो डी की निकालने के लिए डी टी जो हो जाएगा वो किसकी बराबर हो जाएगा? 1 की बराबर हो जाएगा। वी कैन राइट डी टी इक्वल टू 1, क्योंकि सारा ये एंगल है, साइन थीटा थीटा दैट इज कॉल्ड एंगल, और वो 1 होता है। तो डी की डायमेंशन 1/t हो गई, तो T-1 बन गया। तो मेरे पास डी का आ गया, बी की डायमेंशन आ गई, और ए की आ गई। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर, ए डी बाय बी, तो ए होता है हमारे पास ML T-2, डी जो होता है वो होता है T-1 अपॉन, दैट इज बी को हम लिख सकते हैं LT-1। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे किसके साथ ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो ML2T-3, तो ML2T-3 अगर ये बनता है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ही बन रहा है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। 26 कहता है, गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। अब बड़े ध्यान से देखो, ये साइन पूरा थीटा है, तो दैट मीन्स ये वाली पूरी टर्म जो है वो 1 के साथ इक्वेट होगी। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो y की डायमेंशन होगी वो a की डायमेंशन होगी, क्योंकि ये सारा पार्ट एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यू कैन राइट y इक्वल्स टू a। हमें डायमेंशन फॉर्मूला ए बी सी डी को सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यू कैन राइट y इज द डिस्प्लेसमेंट, यू कैन राइट L। अगर मैं b का डायमेंशन निकालूंगा तो ये 1/x हो जाएगा, है ना। और यू कैन से x की पावर -1 बन जाएगा, L-1 हो गया। अगर मैं c का निकालूंगा, तो बच्चों ये T-1 बन जाएगा। और जो a का डायमेंशन होगा
बी का हो गया, सी का हो गया। अब डी जो है वो सीधा एंगल बना रहा है थीटा, तो डी इज अ डायमेंशनलेस, यू कैन राइट डी इक्वल्स टू 1। तो अगर मेरा इतना पार्ट हो जाता है तो हम ए बी सी डी को इक्वेट कर सकते हैं। करेंगे जरा, ए बी सी डी को सबको मल्टीप्लाई करो। ए बी सी डी, ए क्या है, एल, बी क्या है, एल माइनस वन, सी क्या है, टी माइनस वन, डी क्या है, वन। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसको समझ में आ गया सही बच्चों को, तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बच रहा है। तो ए बी सी डी का बताना है हमें डायरेक्ट। ठीक है, तो एल जो, एल प्लस वन है, माइनस वन है, ये बन गया एल इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टी की पावर माइनस वन, तो यू कैन राइट एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन। तो ये भी बी ऑप्शन करेक्ट बनता है। तो इसी तरीके से हमने आज की जो 13 क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर किया है। आपको भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं अपने सीबीएसई, सीयूईटी, नीट लेवल और जेई एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।